गुनाहों का देवता भाग 1। अगर पुराने ज़माने की नगर देवता की और ग्राम देवता की कल्पनाएं आज भी मान्य होती तो मैं कहता कि इलाहाबाद का नगर देवता जरूर कोई रोमांटिक कलाकार है। ऐसा लगता है कि इस शहर की बनावट, गठन, जिंदगी और रहन सहन में कोई बंधे बंधाए नियम नहीं, कहीं कोई कसाव नहीं। हर जगह एक स्वच्छंद खुला, एक बिखरी हुई सी अनियमितता। बनारस की गलियों से भी पतली गलियां और लखनऊ की सड़कों से भी चौड़ी सड़कें, याकसायर और पाइटन के उपनगरों का मुकाबला करने वाले सिविल लाइंस और दलदलों की गंदगी को मात देने वाले मोहल्ले। धरती में भी कहीं कोई सम नहीं, कोई संतुलन नहीं। सुबह मलेजी, दोपहरें अंगारी तो शामें रेशमी। धरती ऐसी कि सहारा के रेगिस्तान की तरफ बालू भी न मिले, मालवा की तरह हरे भरे खेत भी मिले और उसर और परती की भी कमी नहीं। सचमुच लगता है कि प्रयाग का नगर देवता स्वर्ग कुंजों से निर्वासित कोई मनमौजी कलाकार है, जिसके सृजन में हर रंग के डोरे हैं। और चाहे हो, मगर इधर कुंवर कार्तिक तथा उधर बसंत के बाद और होली के बीच में मौसम में इलाहाबाद का वातावरण नेस्टियम और पौंजी के फूलों के से भी ज़्यादा खूबसूरत और आम के बौरों की खुशबू से भी ज़्यादा महकदार होता है। सिविल लाइन्स हो या अल्फ्रेड बाग, गंगा तट हो या खुसरू बाग, लगता है कि हवा हर नटखट दोसीजा की तरह कलियों से आंचल और लहरों के मिजाज से छिड़खानी करती चलती है। और अगर आप सर्दी से बहुत नहीं डरते तो आप जरा एक ओवरकोट डालकर सुबह सुबह घूमने निकल जाएं, तो इन खुली हुई जगहों की फिजा इटला कर आपको अपने जादू में बांध लेगी। खासतौर से पाँव फटने के पहले तो आपको एक बिल्कुल नई अनुभूति होगी। बसंत के नए नए मौसमी फूलों के रंग से मुकाबला करने वाली हल्की सुनहली बाल सूर्य की अंगुलियां सुबह की राजकुमारी के गुलाबी वक्ष पर बिखरे हुए भौराले गेसों को धीरे धीरे हटाती जाती है और क्षितिज पर सुनहली तरुणाई बिखरी पड़ती है। एक ऐसी ही खुशनुमा सुबह थी और जिसकी कहानी मैं कहने जा रहा हूँ वह सुबह से भी ज़्यादा मासूम युवक प्रभाती गायक गाकर फूलों को जगाने वाले देवदूत की तरह अल्फ्रेड पार्क के लॉन पर फूलों की सरजमी के किनारे घूम रहा था। कत्थई सुटपी के रंग का पश्मीने का लंबा कोट, जिसका एक कॉलर उठा हुआ था और दूसरे कॉलर में सरों की एक पत्ती बटन होल में लगी हुई थी। सफ़ेद मक्खन जीन और पतली पैंट और पैरों में सफ़ेद जरी की पेशावरी सैंडलें। भरा हुआ गोरा चेहरा और ऊंचे चमकते हुए माथे पर झूलती हुई एक रूखी भरी लट। चलते चलते उसने एक रंग बिरंगा गुच्छा इकट्ठा कर लिया और रह रह के उसे सूंघ लेता था। पूरब के आसमान की गुलाबी पंखुड़ियां बिखरने लगी थी और सुनहले पराग की एक बौछार सुबह के ताजे फूलों पर बिछ रही थी। अरे, सुबह हो गई, उसने चौंक कर कहा और पास की एक बेंच पर बैठ गया। सामने से एक माली आ रहा था। क्यों जी, लाइब्रेरी कब खुल गई? अभी नहीं बाबूजी, उसने जवाब दिया। वह फिर संतोष से बैठ गया और फूलों की पंखुड़ियां नोच कर नीचे फेंकने लगा। जमीन पर बिछाने वाली सोने की चादरों पर परतें बिछती जा रही थी और पेड़ों की छायाओं का रंग गहराने लगा था। उसकी बेंच के नीचे फूलों की चुनी हुई पत्तियां बिखरी हुई थी। अब उसके पास सिर्फ एक फूल बाकी रह गया था। हल्के फलसाई रंग के उस फूल पर गहरे बैजनी डोरे थे। हेलो कपूर, सहसा किसी ने पीछे से कंधे पर हाथ रखकर कहा। यहाँ क्या झक मार रहे हो सुबह सुबह? उसने मुड़कर पीछे देखा। आओ ठाकुर साहब, आओ बैठो यार, लाइब्रेरी खुलने का इंतज़ार कर रहा हूँ। क्यों, यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी छाट डाली? अब इसे तो शरीफ लोगों के लिए छोड़ दो। हाँ हाँ, शरीफ लोगों ही के लिए छोड़ रहा हूँ। डॉक्टर शुक्ला की लड़की है ना, वह इसकी मेंबर बनना चाहती थी तो मुझे आना पड़ा। उसी का इंतज़ार भी कर रहा हूँ। डॉक्टर शुक्ला तो पॉलिटिक्स डिपार्टमेंट में है। नहीं नहीं,
गवर्नमेंट साइकोलॉजिकल ब्यूरो में है और तुम पॉलिटिक्स रिसर्च कर रहे हो, नहीं इकोनॉमिक्स में हो। बहुत अच्छे, तो उनकी लड़की को सदस्य बनवाने आए हो? कुछ अजब स्वर में ठाकुर ने कहा। छी, कपूर ने हंसते हुए कहा। कुछ अपने को बचाते हुए कहा, यार तुम जानते हो कि मेरा उनसे कितना घरेलू संबंध है। जब से मैं प्रयाग में हूँ उन्हीं के सहारे हूँ, और आजकल तो उन्हीं के यहाँ पढ़ता लिखता भी हूँ। ठाकुर साहब हंस पड़े। अरे भाई, मैं डॉक्टर शुक्ला को जानता नहीं क्या? उनका सा भला आदमी मिलना मुश्किल है। तुम सफाई व्यर्थ में दे रहे हो। ठाकुर साहब यूनिवर्सिटी के उन विद्यार्थियों में थे जो बराए नाम विद्यार्थी होते हैं, और कब तक वे यूनिवर्सिटी को सुशोभित करते रहेंगे उसका कोई निश्चय नहीं। एक अच्छे खासे रुपए वाले व्यक्ति थे और घर के तालुकेदार। हंसमुख, फब्तियाँ कसने में मजा लेने वाले, मगर दिल के साफ, निगाह के सच्चे। बोले, एक बात तो मैं स्वीकार करता हूँ कि तुम्हारी पढ़ाई का सारा श्रेय डॉक्टर शुक्ला को है। तुम्हारे घर वाले तो कुछ खर्चा भेजते नहीं। नहीं, उनसे अलग होकर आया था। समझ लो कि इन्होंने किसी न किसी बहाने मदद की है। अच्छा आओ, तब तक लोटस पॉन्ड कमल सरोवर तक घूम ही ले, फिर लाइब्रेरी भी खुल जाएगी। दोनों उठकर एक कृत्रिम कमल सरोवर की ओर चल दिए जो पास ही में बना हुआ था। सीढ़ियाँ चढ़कर ही उन्होंने देखा कि एक सज्जन किनारे बैठे कमल की ओर एकटक देखते हुए ध्यान में तल्लीन है। छिपकली से दुबले पतले बालों की एक लट माथे पर झूमती हुई। कोई प्रेमी है या कोई फलासफर है? देखा ठाकुर? नहीं यार, दोनों से निकृष्ट कोटि के जीव हैं ये। एक कवि हैं, मैं इन्हें जानता हूँ। ये रविंद्र भिसरिया हैं, एमए में पढ़ता है। आओ मिलाए तुम्हें। ठाकुर साहब ने एक बड़ा सा घास का तिनका तोड़कर पीछे से चुपके से जाकर उनकी गर्दन गुदगुदाई। भिसरिया चौंक उठा, पीछे मुड़कर देखा और बिगड़ गया। यह क्या बदतमीजी है? ठाकुर साहब, मैं कितने गंभीर विचारों में डूबा हुआ था, और सहसा बड़े विचित्र स्वर में आंखें बंद कर भिसरिया बोला, आह कैसा मनोरम प्रभात है। मेरी आत्मा में अनुभूति हो रही थी। कपूर भिसरिया की मुद्रा पर ठाकुर साहब की ओर देखकर मुस्कुराया और इशारे में बोला, है यार, शकल की चीज है, छेड़ो जरा। ठाकुर साहब ने तिनका फेंक दिया और बोले, माफ करना भाई भिसरिया, बात यह है कि हम दो लोग कवि तो हैं नहीं, इसलिए समझ नहीं पाते। क्या सोच रहे थे तुम? भिसरिया ने आंखें खोली और एक गहरी सांस लेकर बोला, मैं सोच रहा था कि आखिर प्रेम क्या होता है, क्यों होता है, कविता क्यों लिखी जाती है, फिर कविता के संग्रह उतने क्यों नहीं बिकते जितने उपन्यास या कहानी संग्रह। बात तो गंभीर है, कपूर बोला। जहाँ तक मैंने समझा और पढ़ा है, प्रेम एक तरह की बीमारी होती है, मानसिक बीमारी जो मौसम बदलने में होती है। मसलन क्वार, कार्तिक और फागुन, चैत, उसका संबंध रीढ़ की हड्डी से होता है, और कविता एक तरह का सन्निपात होता है। लोग मतलब, मेरा मतलब आप समझ रहे हैं मिस्टर बिसरिया? बिसरिया नहीं, सिबरिया नहीं, बिसरिया, ठाकुर साहब ने टोका। बिसरिया ने कुछ उजलत, कुछ परेशानी और कुछ गुस्से से उनकी ओर देखा और बोला, क्षमा कीजिएगा, आप या तो फ्रायडवादी हैं या प्रगतिवादी, और आपके विचार सर्वदा विदेशी हैं। मैं इस तरह के विचारों से घृणा करता हूँ। कपूर को जवाब देने ही वाला था कि ठाकुर साहब बोले, अरे भाई, बेकार उलझ गए तुम, पहले परिचय तो कर लो आपस में। ये हैं श्री चंद्र कुमार कपूर, विश्वविद्यालय में रिसर्च कर रहे हैं। आप हैं श्री रविंद्र विसरिया, इस वर्ष एमए में बैठ रहे हैं, बहुत अच्छे कवि हैं। कपूर ने हाथ मिलाया और फिर गंभीरता से बोला, क्यों साहब, आपको दुनिया में और कोई काम नहीं रहा जो आप कविता करते हैं? विसरिया ने ठाकुर साहब की ओर देखा और बोला, ठाकुर साहब, यह मेरा अपमान है, मैं इस तरह के सवालों का आदी नहीं हूँ, और उठ खड़ा हुआ। अरे बैठो बैठो, ठाकुर साहब ने हाथ खींचकर बिठा लिया। देखो कपूर का मतलब तुम समझे नहीं। उसका कहना यह है कि तुम में इतनी प्रतिभा है कि तुम्हारी प्रतिभा का आदर करना नहीं जानते। इसलिए उन्होंने सहानुभूति में तुमसे कहा कि तुम और कोई काम क्यों नहीं करते, वरना कपूर साहब तुम्हारी कविता के बहुत शौकीन हैं, मुझसे बराबर तारीफ करते हैं। बिसरे पिघल गया और बोला, क्षमा कीजिएगा, मैंने गलत समझा। अब मेरा कविता संग्रह छप रहा है, मैं आपको अवश्य भेंट करूंगा,
और फिर विसरिया ठाकुर साहब की ओर मुड़कर बोला, अब लोग मेरी कविताओं की इतनी मांग करते हैं कि मैं परेशान हो गया हूँ। अभी कल त्रिवेदी के संपादक मिले, कहने लगे कि आपका चित्र दे दें। मैंने कहा कि कोई चित्र नहीं है, तो पीछे पड़ गए। आखिरकार मैंने आइडेंटिटी कार्ड उठा कर दे दिया। वाह, कपूर बोला, मान गए आपको हम। तो आप राष्ट्रीय कविताएं लिखते हैं या प्रेम की? जैसा अवसर हो, ठाकुर साहब ने जड़ दिया। वैसे तो वह वाटरप्रूफ का कवि सम्मेलन, शराबबंदी कॉन्फ्रेंस का कवि सम्मेलन, शादी ब्याह का कवि सम्मेलन, साहित्य सम्मेलन का कवि सम्मेलन, सभी जगह बुलाए जाते हैं। बड़ा यश है इनका। विसरिया ने प्रशंसा से मुग्ध होकर देखा, फिर एक गर्व का भाव मुंह पर लाकर गंभीर हो गया। कपूर थोड़ी देर चुप रहा, फिर बोला, तो कुछ हम लोगों को भी सुनाइए। अभी मूड नहीं है, विसरिया बोला। ठाकुर साहब विसरिया को पिछले 5 सालों से जानते थे। वे अच्छी तरह जानते थे कि विसरिया किस समय और कैसे कविता सुनाता है। अतः बोले, ऐसे नहीं कपूर, आज शाम को आओ, जरा गंगा जी चले, कुछ बोटिंग रहे, कुछ खाना पीना रहे, तब कविता भी सुनना। कपूर को बोटिंग का बेहद शौक था। फौरन राजी हो गया और शाम का विस्तृत कार्यक्रम बन गया। इतने में एक कार उधर से लाइब्रेरी की ओर गुजरी। कपूर ने देखा और बोला, अच्छा ठाकुर साहब, मुझे तो इजाज़त दीजिए, अब चलूं लाइब्रेरी में। वो लोग आ गए। आप कहाँ चल रहे हैं? मैं ज़रा जिम खाने की ओर जा रहा हूँ। अच्छा भाई, तो शाम को पक्की रही? बिल्कुल पक्की, कपूर बोला और चल दिया। लाइब्रेरी के पोर्टिको में कार रुकी थी और उसके अंदर ही डॉक्टर साहब की लड़की बैठी थी। क्यों सुधा, अंदर क्यों बैठी हो? तुम्हें ही देख रही थी चंदर। और वह उतरी। दुबली पतली नाटी सी साधारण सी लड़की, बहुत सुंदर नहीं, केवल सुंदर, लेकिन बातचीत में बहुत दिलारी। चलो अंदर चलो, चंदर ने कहा। वो आगे बढ़ी, फिर ठिठक गई और बोली, चंदर, एक आदमी को 4 किताबें मिलती है ना? हाँ, क्यों? तो तो उसने बड़े भोलेपन से मुस्कुराते हुए कहा, तो तुम अपने नाम से मेंबर बन जाओ और 2 किताबें हमें दे दो। ज़्यादा का हम करेंगे क्या? नहीं, चंदर हंसा। तुम्हारा तो दिमाग खराब है, खुद क्यों नहीं बनती मेंबर? नहीं, हमें शर्म लगती है। तुम बन जाओ मेंबर हमारी जगह। पगली कहीं की। चंदन ने उसका कंधा पकड़कर आगे ले चलते हुए कहा, वाह रे शर्म, अभी कल ब्याह होगा तेरा तो कहना। हमारी जगह तुम बैठ जाओ चंदर। कॉलेज में पहुंच गई लड़की, अभी शर्म नहीं छूट इसकी। चल अंदर। और वह चकती ठिठकती चेपती और मुड़ मुड़ कर चंदर की ओर रूठी हुई निगाहों से देखती हुई अंदर चली गई। थोड़ी देर बाद सुधा 4 किताबें लदी हुई निकली। कपूर ने कहा, लाओ मैं ले लूँ। तो बांस की पतली टहनी की तरह लहरा कर बोली, सदस्य मैं हूँ, तुम्हें क्यों दूँ किताबें? और जाकर कार के अंदर किताबें पटक दी। फिर बोली, आओ बैठो चंदर, मैं अब घर जाऊँगा। यह देखो। और उसने भीतर से कागज़ों का एक बंडल निकाला और बोली, देखो यह पापा ने तुम्हारे लिए दिया है। लखनऊ में कॉन्फ्रेंस है ना, वहीं पढ़ने के लिए एक निबंध लिखा है। उन्होंने शाम तक यह टाइप हो जाना चाहिए। यहाँ संख्याएं हैं, वहाँ खुद आपको बैठकर बोलना होगा। और पापा सुबह से ही कहीं गए हैं, समझे जनाब? उसने बिल्कुल अड़हर बच्चों की तरह गर्दन हिलाकर शोक स्वरों में कहा। कपूर ने बंडल ले लिया और कुछ सोचता हुआ बोला, लेकिन डॉक्टर साहब का हस्तलेख इतने पृष्ठ शाम तक कौन टाइप कर देगा? इसका भी इंतज़ाम है। और अपने ब्लाउज में से एक पत्र निकाल कर चंदर के हाथ में देती हुई बोली, यह कोई पापा की पुरानी ईसाई छात्रा है, टाइपिस्ट है। इसके घर में मैं तुम्हें पहुंचाए देती हूँ। मुखर्जी रोड पर रहती है यह, उसी के यहाँ टाइप करवा लेना और यह खत उसे दे देना। लेकिन अभी मैंने चाय नहीं पी। समझ गए। अब तुम सोच रहे होगे कि इसी बहाने सुधा तुम्हें चाय भी पिला देगी। सो मेरा काम नहीं है जो मैं तुम्हें चाय पिलाऊं, पापा का काम यह है। चलो आओ। चंदर जाकर भीतर बैठ गया और किताबें उठाकर देखने लगा। अरे चारों कविता की किताबें उठा लाई हो, समझ में आएंगी तुम्हारे? क्यों सुधा? नहीं, चिढ़ाते हुए सुधा बोली, तुम कहो तुम्हें समझा दें? इकोनॉमिक्स पढ़ने वाले क्या जाने साहित्य। अरे मुखर्जी रोड पर चलो ड्राइवर, चंदर बोला।
इधर कहाँ चल रहे हो? नहीं, पहले घर चलो, सुधा बोली। चाय पी लो तब जाना। नहीं, मैं चाय नहीं पीऊँगा, चंदर बोला। चाय नहीं पीऊँगा? वाह वाह! सुधा की हंसी में दूधिया बचपन झलक उठा और मुंह तो सूख कर गोभी हो रहा है। चाय नहीं पियेंगे। मुंह तो सूख कर गोभी हो रहा है और चाय नहीं पियेंगे। बंगला आया तो सुधा ने महाराजी से चाय बनाने के लिए कहा और चंदर को स्टडी रूम में बिठाकर प्याला निकालने के लिए चल दी। वैसे तो यह परिवार चंदर कपूर अपना हो चुका था। यह परिवार चंदर कपूर का अपना हो चुका था। जब से वह अपनी माँ से झगड़कर प्रयाग भाग आया था पढ़ने के लिए, यहाँ कर बीए में भर्ती हुआ और कम खर्च के ख्याल से चौक में एक कमरा लेकर रहता था। तभी डॉक्टर शुक्ला उसके सीनियर टीचर थे और उसकी परिस्थितियों से अवगत थे। चंदर की अंग्रेजी बहुत ही अच्छी थी और डॉक्टर शुक्ला उससे अक्सर छोटे छोटे लेख लिखवाकर पत्रिकाओं में भिजवाते थे। उन्होंने कई पत्रों से के आर्थिक स्तंभ का काम चंदर को दिलवा दिया था और उसके बाद चंदर के लिए डॉक्टर शुक्ला का स्थान अपने संरक्षक और पिता से भी ज़्यादा हो गया था। चंदर शर्मीला लड़का था, बेहद शर्मीला। कभी उसने यूनिवर्सिटी के वाजिफे के लिए भी कोशिश ना की थी, लेकिन जब बीए में वह सारी यूनिवर्सिटी में सर्वप्रथम आया तब स्वयं इकोनॉमिक्स विभाग ने उसे यूनिवर्सिटी के आर्थिक प्रकाशनों का वैतनिक संपादक बना दिया था। एमए में भी वह सर्वप्रथम आया और उसके बाद उसने रिसर्च ले ली। उसके बाद डॉक्टर शुक्ला यूनिवर्सिटी से हटकर ब्यूरो में चले गए थे। अगर सच पूछा जाए तो उसके सारे करियर का श्रेय डॉक्टर शुक्ला को ही था, जिन्होंने हमेशा उसकी हिम्मत बढ़ाई और उसको अपने लड़के से बढ़कर माना। अपनी सारी मदद के बावजूद डॉक्टर शुक्ला ने उससे इतना अपनापन बनाए रखा कि कैसे धीरे धीरे चंदर सारी गैरियत खो बैठा ये उसे खुद नहीं मालूम। यह बंगला, इसके कमरे, इसके लॉन, इसकी किताबें, इसके निवासी सभी कुछ जैसे उसके अपने थे और सभी का उससे जाने कितने जन्मों का संबंध था। और यह नन्ही दुबली पतली रंगीन चंद्र किरण से सुधा जब आज से वर्षों पहले यह 7वीं पास करके अपनी बुआ के पास से यहाँ आई थी, तब से लेकर आज तक कैसे वह भी चंदर की अपनी होती गई थी, इसे चंदर खुद नहीं जानता था। जब वह आई थी तब वह बहुत शर्मीली थी, बहुत भोली थी। 8वीं में पढ़ने के बावजूद वह खाना खाते वक्त रोती थी, मचलती थी तो अपनी कॉफ़ी फाड़ डालती थी और जब तक डॉक्टर साहब उसे गोद में बिठाकर नहीं मनाते थे वह स्कूल नहीं जाती थी। 30 बरस की अवस्था में भी उसकी माँ चल बसी थी और 10 साल तक वह अपनी बुआ के पास एक गांव में रहती थी। अब 13 वर्ष के होने पर गांव वालों ने उसकी शादी पर जोर देना और शादी न होने पर गांव की औरतों ने हाथ नाचना और मुंह मटकाना शुरू कर दिया, तो डॉक्टर साहब ने उसे इलाहाबाद बुलाकर 8वीं में भर्ती करा दिया। जब वह आई थी तो आधी जंगली थी। तरकारी में घी कम होने पर वह महाराजिन को चौका जूठा कर देती थी और रात में फूल तोड़कर न लाने पर अक्सर अपने मालिक को दांत भी काट खाया था। चंदर से जरूर वह बेहद डरती थी, पर न जाने क्यों चंदर भी उससे नहीं बोलता था। लेकिन जब 2 साल तक उसके उपद्रव जारी रहे और अक्सर डॉक्टर साहब गुस्से के मारे उसे ना साथ खिलाते थे और ना उससे बोलते थे, तो वह रो रो कर और सीट पटक पटक कर अपनी जान आधी कर देती थी। तब अक्सर चंदर ने पिता और पुत्री का समझौता कराया था, अक्सर सुधा को डांटा था, समझाया था और सुधा घर भर में अल्हड़ पुरवाई और विरोधी झोंकों की तरह तोड़फोड़ मचाती रहने वाली सुधा चंदर की आंखों के इशारे पर सुबह की नसीम की तरह शांत हो जाती थी। कब और क्यों उसने चंदर के इशारों का यह मौन अनुशासन स्वीकार कर लिया, यह उसे खुद नहीं मालूम था। और यह सभी कुछ इतने स्वाभाविक ढंग से इतना अपने आप हो गया कि दोनों में से कोई भी इस प्रक्रिया से वाकिफ नहीं था, कोई भी इसके प्रति जागरूक न था। दोनों का एक दूसरे के प्रति अधिकार और आकर्षण इतना स्वाभाविक था जैसे शरद की पवित्रता या सुबह की रोशनी।